अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सभी खैरियत से होंगे। मुझे इल्म है कि आप सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि 16 का टेस्ट हो गया हुआ है और कासिम साहब जो हैं वो गुम हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज भी किए कि सर आप कहाँ पे हैं, कोई रिव्यू ही नहीं है पेपर के ऊपर। तो मैं चाहता था कि किसी अच्छी चीज़ के साथ मैं आप लोगों के सामने आऊँ, यानी बहुत सारी डिफरेंट कीज़ वगैरह या मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में थोड़े थोड़े एमसीक्यूज़ जो है ना वो गर्दिश कर रहे थे और उसमें कोई क्लैरिटी भी नहीं थी। बहुत सारी स्टेटमेंट्स में इशू थे, बहुत सारे कुछ आंसर की में इश्यूज़ थे। तो मैं चाहता था कि एक प्रॉपर जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए स्टूडेंट्स के लिए जो ऐसी चीज़ बना दूं जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है वो हमारी है जो हमारा टेस्ट हुआ है लेक्चरर केमिस्ट्री का, और ये हमारी मेल वाली जो बैच है उसके लिए है, यानी जो पेपर मेल का हुआ। जो फ़ीमेल का है वो इंशाल्लाह इसके बाद फ़ौरन ही आज या कल मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे, अगर मैं ईमानदारी से आप लोगों को बताऊं तो जैसे ही एक बंदा या बहुत सारे स्टूडेंट्स हम पेपर देने के बाद बाहर निकलते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार पता नहीं कहाँ से पेपर आ गया था, बहुत डिफ़िकल्ट था, ये हो गया वो हो गया। मेरे ख़्याल में पेपर डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन नो डाउट कुछ चीज़ें थी, हम अभी डिस्कस भी करेंगे। लेकिन ओवरऑल हम शायद ना जो स्ट्रेस होती है या प्रेशर होता है उस दौरान, 1.5 घंटे के दौरान जो प्रेशर होता है ना उसको मेंटेन नहीं कर पाते। बहुत आसान क्वेश्चन भी जो है वो हम गलत कर देते हैं उस थोड़े से पीरियड में। यानी इस पेपर में दो एक्सट्रीम चीज़ें थीं। या तो जो क्वेश्चन थे वो इतने आसान थे कि उसमें भी एरर के चांसेस बन जाते हैं। फिर दूसरी तरफ एक चीज़ और थी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि डिफ़िकल्ट भी थे, न्यूमेरिकल टाइप थे, उसमें तो फिर और ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं एरर के। तो ये इन बिटवीन सिचुएशन थी, मतलब कुछ आसान भी थे और कुछ मुश्किल भी थे ओवरऑल। लेकिन बनिस्बत 2020 के पेपर के अगर मैं इसकी बात करूं तो तकरीबन 50% जो MCQs हैं ना वो FSC बेस कॉन्सेप्ट पे ही थे। लेकिन नो डाउट थोड़ी सी ज़रूरत होती है चीज़ों को एडवांस तक जाके स्टडी करने के भी, ताकि हम अच्छे अंदाज में एक चीज़ को कर पाएँ, प्रेडिक्ट कर पाएँ कि हाँ ऐसा ही है किसी क्वेश्चन में या नहीं। ये डिफरेंट रेशो मैंने लिख दी है, आप इसको देख लेंगे। सबसे ज़्यादा पेपर आपके सामने फ़िज़िकल केमिस्ट्री में से है, पिछली दफ़ा भी ऐसा ही था। इनऑर्गेनिक में मैंने एनालिटिकल भी शामिल कर दी हुई है, चूँकि मोस्टली हम इसको इसी में पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जो अगर हम बात करें ना, मेजर पोर्शन जो था वो फ़िज़िकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल और इनऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री से 12 नंबर थे। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम पहले ही अपने लेक्चर में भी बहुत दफ़ा बातें करते हैं कि ऑर्गेनिक जो है ना उसको ज़्यादा हमें इतनी देनी होती, क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा है लेकिन बहुत कम उसमें से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एनवायरनमेंट थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है, इंडस्ट्रीज़ भी हैं और स्टीरियो केमिस्ट्री भी है। स्टीरियो में से पिछली दफ़ा कोई तीन क्वेश्चन थे, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। तो ये थोड़ी सी मैंने एक ऑब्ज़र्वेशन के अकॉर्डिंग कि किस किस नौइयत के क्वेश्चन आए हुए थे उसकी बेस के ऊपर ये सारे का सारा मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ चलेंगे, और इसमें मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की हुई है कि वही चीज़ें ऐड की जाएं जो पेपर में जिस अंदाज में पूछी हुई थी। ठीक है, तो मैंने मैक्सिमम कोशिश की हुई है, लेकिन नो डाउट एक उसी तरीके की चीज़ को बाहर आके बना देना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। हो सकता है कि कोई 19-20 का फ़र्क रह भी सकता है, तो इसलिए इन चीज़ों को आपने इग्नोर करना है और इसको एक ऐसे वे में लेना है
कि हमें एक आइडिया हो सके कि हमको अब कैसे आगे बढ़ना चाहिए। और लास्ट पे मैं आपको ये भी बता दूंगा कि हमारी जो वीडियोस थी, जो हमने जितनी भी वीडियो सीरीज़ बनाई हुई है या हमारे नोट्स हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ कि उसमें से हमारा बहुत सारा पेपर मेल और फीमेल का कवर हुआ है। तो इंशाल्लाह, लेकिन जो चीज़ें जिन चीज़ों की फ़र्दर ज़रूरत होगी उनको हम ज़रूर मॉडिफाई भी करेंगे, और जिन कुछ सब्जेक्ट को या कुछ पोर्शन जो एक्स्ट्रा उसने लिए हैं उनको भी हम ज़रूर अंडर कंसिडर करेंगे और उनको साथ लेके चलेंगे। तो सबसे पहले है जी स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन या बेसिक कॉन्सेप्ट का नाम भी हम इसको देते हैं। 3 ग्राम कार्बन थी और उसका मोलर मास भी दिया हुआ है। नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने थे। नंबर ऑफ़ मोल्स हम फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करना बहुत इजी होता है। गिवन मास को हम डिवाइड कर देते हैं, उसके जो गिवन मास होता है उसको डिवाइड करते हैं उसके मोलर मास से। ठीक है, किसी भी चीज़ का जो मास दिया होता है उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाता है। तो ये आई थिंक कि बहुत इजी था। मास भी दिया हुआ था, मोलर मास भी कार्बन का दिया हुआ था, तो 0.25 इसका आंसर आ जाता था। आगे लिक्विड की बात करें तो क्वेश्चन है कि वाई डाइल्यूटिंग द एसिड डैश इज़ ऑलवेज एडेड इन डैश। देखें, जब भी हमने एसिड को डाइल्यूट करना होता है ना, तो हमेशा एसिड इज़ एडेड इन टू वाटर। हमेशा एसिड को वाटर में डालना चाहिए, और यही रिकमेंडेशन भी होती हैं, क्योंकि अगर हम वाटर को एसिड में डालेंगे ना तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, एक्सप्लोजन हो सकता है, और वो फिर आगे एक्सप्लोजन ज़ाहिर है आपके कपड़ों को जला सकता है, स्किन के ऊपर गिरेगा तो वो भी इफ़ेक्ट हो सकती हैं चीज़ें। ठीक है, लेकिन जो चीज़ थी ना, एक इस दफ़ा सबसे ज़्यादा परेशान जिस चीज़ ने किया स्टूडेंट्स को, वो ये थी नन ऑफ दीज वाली, कि हर क्वेश्चन में नन ऑफ दीज था। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवेलप्स स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड विद इट सेल्फ। तो वाटर हमें पता है कि एफएससी बेस पे भी हम पढ़ते हैं कि वाटर जो होता है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और पहली तो बात यह है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए ना 4 मालिक्यूल रिक्वायर्ड होते हैं, जिसको हम फोंकल का नाम बोलते हैं। ये याद रखने के लिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखें, यहाँ पे देखें तो वाटर H2O में बी कंडीशन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन भी है, नाइट्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तीनों में ही है, तीनों ही शो करेंगे। लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट किस में होगी, तो वो वाटर में होगी, क्योंकि वाटर में 2 उसके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। लेकिन इसके ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा मज़ीद सर्च भी की है, वो मुख्तलिफ़ बातें करते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है ना, मुख्तलिफ़ जगहों पे, जो मैक्सिमम जगहों पे लिखा हुआ था वो यही लिखा हुआ था कि वाटर एज़ कम्पेयर टू HF ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। और इस चीज़ को हमने पढ़ा भी होगा कि वाटर जो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो इसके पीछे भी इसकी 2 रीज़न पेश की जाती हैं। एक तो एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट, और दूसरा पोलैरिटी। इस बेस पे कहा जाता है कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट रिलेटेड टू विच, या इस तरह था कि बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो किसकी एग्जांपल्स हैं। तो थोड़ी सी कॉमन सेंस इसमें इस्तेमाल करनी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि साइज़, देखें साइज़ के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पर जब हम बात करते हैं कि साइज़ बढ़ जाता है तो क्या होता है, साइज़ को इस सेंस में लें कि साइज़ डजंट मीन इसका मैस नहीं है, मैस की बात नहीं हो रही। साइज़ देखें, कोई चीज़ है लाइक ज़ाइलिन है या पॉलीस्टायरीन है, उसको लें तो वो कितनी हल्की सी होती है लेकिन साइज़ में बड़ी होती है। वो उसको आप किसी चीज़ के यानी कि आग के करीब भी लेके जाएंगे ना, वो दस्ती जो है ना मेल्ट कर जाती है। ठीक है, तो साइज़ जो है ना ये डिसाइड नहीं करता कि किसी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट लो होगा या हाई होगा, लेकिन
सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है ना वो ये वाली है, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। एटम्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो यकीनन डिसाइड करता है कि बॉइलिंग पॉइंट इसका स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगी। क्योंकि डिस्टेंस कि अगर एटम्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम है, वो टाइटली पैक्ड होगा और उसके अंदर फोर्सेस ज़्यादा होंगी। जितनी फोर्सेस ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा उसके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होंगे। तो जो मोस्ट प्रोबेबली जो बनता है, जो लॉजिकली भी बनता है, वो डिस्टेंस बिटवीन एटम से ही रिलेट करता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी तो एज सच वो सेंस नहीं दे रहा ना कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद है सॉलिड वाला पोर्शन, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू हीटिंग ऑफ पोलर क्रिस्टल। किसी भी पोलर क्रिस्टल को हीट करने से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको हम पायरो इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं, पायरो इलेक्ट्रिसिटी। रैपिड हीटिंग कर लें, रैपिड हीट कर लें या कूल कर लें, तो इन दोनों केसेस में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा उस क्रिस्टल में और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी, जिसको हम पायरो इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं। पीज़ो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, पीज़ो इलेक्ट्रिसिटी, पीज़ो का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रेस करना, ठीक है। जैसे हम वो सिगरेट जलाने वाला जो लाइटर होता है ना, उसको भी हम प्रेस करते हैं तो उससे आग जलती है। इसका सिंपल मतलब है कि डाइपोल मोमेंट की वजह से, डाइपोल मोमेंट की वजह से जो होगी ना वो होगी पीज़ो इलेक्ट्रिसिटी। फेरो ये तो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। अ यूनिट सेल ऑफ बेरियम क्लोराइड इज़ मेड अप ऑफ, बेरियम क्लोराइड यानी एक पोलर क्रिस्टल है, इसकी शक्ल जो होती है ये होती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है और इसमें हमेशा 8 बेरियम आयंस होंगे और 4 क्लोराइड आयंस होंगे, ठीक है। और ये टेट्राहेड्रल शेप का होता है। द डिस्टेंस ऑफ एटम्स, ये क्रिस्टलोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसकी स्टेटमेंट का एग्जैक्टली कोई आइडिया नहीं है, लेकिन कीप इन माइंड कि क्रिस्टलोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्रिस्टलोग्राफी एक्सरे डायफ्रैक्शन भी इसको बोलते हैं हम, जिसमें हम एक्सरे इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ़ क्रिस्टल्स यानी जो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है ना उसमें ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, ठीक है। तो उसके बाद है एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट डैश कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली। देखें, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना वो बेसिकली हम वैसे एफएससी लेवल तक जो है ना वो डेल्टा एक्स पोजीशन और डेल्टा पी मोमेंटम के दरमियान स्टडी करते हैं इसको, ठीक है। इक्वल ग्रेटर एच ओवर 4 पाई आई थिंक या 4 ओवर जो भी होगा देख लीजिएगा। लेकिन देखें इसमें से मैस एंड साइज़, मैस एंड साइज़ ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। टार्क एंड एनर्जी, इससे रिलेटेड भी इसका कोई कहानी नहीं है, इससे रिलेटेड भी इसकी कोई कहानी नहीं है। वेलोसिटी एंड साइज़ के बारे में अंडरस्टूड है, वेलोसिटी और साइज़ के बारे में, यानी जो मूविंग बॉडी है ना कोई भी, वो कहता है कि उसका अगर आपने वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया तो उसका आप एग्जैक्ट साइज़ नहीं फाइंड आउट कर सकते। अगर आप साइज़ के ऊपर फोकस करेंगे तो आप उसकी वेलोसिटी फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो था वो करेक्ट ऑप्शन था। द एनर्जी ऑफ 3D सबशेल इज़ डैश दैन 3p। देखें एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s उसके बाद 4p उसके बाद 4d देन 4f, एक और बना लें 5s 5p 5d एंड 5f अगेन। इसको कैसे हम करते हैं, कोई कलर चेंज कर लेते हैं, ऐसे कैलकुलेट करनी है हमने, मतलब जब ऑर्डर लिखना है इस तरीके से।
यानी यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पे एंड करना है, इधर से शुरू करना है, ऐसे ऐसे। अब देखें सबसे जो कम होगी वो 1s की होगी, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, 2s आ रहा है, 2s होगा। उसके बाद क्या आ रहा है, 2p आ रहा है, 2p आ रहा है। फिर क्या आ रहा है, 2p के बाद 3s आ रहा है। 3s के बाद क्या आ रहा है, 3p आ रहा है। 3p के बाद क्या आ रहा है, 4s आ रहा है। फिर अगेन 3d, फिर क्या आ रहा है, 3d के बाद 4p, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, 3d एंड 3p। 3p यहाँ पे है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। 3p ये वाला है और 3p ये है और 3d ये है। तो इट्स मीन कि 3d की एनर्जी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू 3p, यानी 3d की एनर्जी जो है वो ज़्यादा है 3p से। अगर आप ये तरीका याद रखते हैं तो कभी भी आपको मिस्टेक नहीं होगा। वो स्कूल पब्लिक स्कूल वगैरह वाला भी ठीक है, लेकिन इससे एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो ग्रेटर होगी जी इसकी एनर्जी, ठीक है। विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये हमने बड़ी दफ़ा अपने लेक्चर में भी बात की हुई है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ना, वो एक पैटर्न हमें मिलता है जिसको हमने याद किया था रमी वोक्स गोल्डन कॉपी की, ठीक है। देखें, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज। एक्स रेज और गामा रेज जो हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, लेकिन इसमें टोटल पैटर्न जो है पूरे का पूरा आप चेक कर रहे हैं कि इसमें ना ही अल्फ़ा है ना ही बीटा है, ये दोनों ऑप्शन इसमें मौजूद नहीं है। तो ना ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। ये हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर भी बड़ी दफ़ा बात की थी इसके ऊपर कि जो अल्फ़ा या बीटा पार्टिकल है ना, ये सिर्फ रेज हैं, ये एनर्जी पार्टिकल हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नहीं होती। तो जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो गामा होती है, और गामा हम यहाँ पे पढ़ते भी हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जी हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से भी काफ़ी आसान क्वेश्चन थे। फॉलोइंग इज कंडक्टर एंड हैव अ कोवेलेंट बॉन्ड। देखें, नाइट्रोजन जो है ये तो कंडक्टर नहीं है ना, फिर ऑक्सीजन भी नहीं है, तो ग्रेफाइट बचता है। तो ग्रेफाइट हमने पढ़ रखा है कि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है ग्रेफाइट में, या आइस हो गया, आइस में भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। अब देखें, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन हमने पढ़ रखा है ना कि जब इसकी ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है या ग्रेफाइट को जब हम इस तरीके से पैरेलल लेयर में रखते हैं तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। लेकिन जब इसको ऐसे कर लिया जाता है, परपेंडिकुलर इसकी लेयर होती है, तो उस वक्त फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो ग्रेफाइट में प्रॉपर्टी है कि उसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी है और वो क्या है, कंडक्टर भी है। विच वन हैज़ पैरामिडल स्ट्रक्चर। वाटर की बात करते हैं तो देखें, स्टेरिक फैक्टर कैलकुलेट कर लें। वाटर सिंपली हमें इल्म है कि वी शेप का होता है, ठीक है, वी शेप होती है। फिर SO3 की बात करें तो S6 ग्रुप का मेंबर है और 6 के 6 शेयर किए हुए 3 हैं, तो 3 में इसकी ट्राइंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। और PCl3 में चेक करें, फास्फोरस 5वें ग्रुप का मेंबर है, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 लोन पेयर है, यानी फास्फोरस के ऊपर 1 लोन पेयर है और 3 इस तरीके से बॉन्ड है, तो ये एक पैरामिडल बन रहा है, ठीक है। पैरामिडल का आपको पता है, तो PCl5 इज़ करेक्ट ऑप्शन। द आइसो स्ट्रक्चरल यूनिट, ये इसकी तरीके से मुख्तलिफ पेयर थे, तो आइसो स्ट्रक्चरल हमने फाइंड आउट करना था। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये जब हम पढ़ते थे ना वो वाली वेस्पर थ्योरी, तो मैंने अपने लेक्चर में बड़ी दफ़ा बताया हुआ है। देखें, सबसे पहला काम होता है हमने इनका स्टेरिक फैक्टर कैलकुलेट करना होता है,
देखें ज़ीनॉन जो है ये ग्रुप नंबर 8 का मेंबर है, ठीक है। 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं यानी 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि इसके पास 3 लोन पेयर अभी भी बाकी हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा AB3 AB2 E3 टाइप का मालिक्यूल बन जाएगा। और इसका कैलकुलेट करें, आयोडीन 7 ग्रुप का मेंबर है, 2F लगे हुए हैं और आयोडीन ने 1 इलेक्ट्रॉन भी लिया हुआ है अजाफी, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं और 2 इसने शेयर किए हुए हैं और इसकी कैटेगरी भी AB2 E3 ही बन रही है। E3 मतलब लोन पेयर जो हैं इनके पास 3 है, बॉन्ड पेयर सिर्फ 2 हैं। तो देखें दोनों में जब वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग सेम बन रही है तो सेम ही इनका जो होगा वो स्ट्रक्चर होगा। तो ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल होंगे। नेक्स्ट देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोवेलेंट बॉन्ड। देखें वाटर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, NH4+ यानी ये तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो बाकी बचता है नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन चौथे ग्रुप का मेंबर है ना, तो 5वें का है। 3 हाइड्रोजन के साथ उसने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए हुए हैं, 3 हाइड्रोजन ने पार्टिसिपेट किए हुए हैं, तो इस तरीके से नाइट्रोजन के ऊपर 1 लोन पेयर बच जाता है। तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। अ कंपाउंड एट एब्सोल्यूट ज़ीरो एब्सेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कहता है कि आप 0 केल्विन टेम्परेचर कर देंगे ना, एब्सोल्यूट ज़ीरो जो होता है वो 0 डिग्री और -273, एब्सोल्यूट ज़ीरो के ऊपर जब चले जाएंगे आप, तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो फ्री नहीं होंगे, एब्सेंट होंगे एंड परफेक्टली इंसुलेटर हो जाएगी वो चीज़। तो क्या हो सकता है, हैव स्ट्रॉन्गेस्ट, तो ये चीज़ किस में होती है, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उसमें ही तो होती है। आयनिक बॉन्ड की हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ रखी है कि उसमें जो आयंस होते हैं वो सॉलिड स्टेट में तो वो कंडक्ट ही नहीं ना करता करंट वगैरह, तो जब वो सॉलिड फॉर्म में होगा, फिर जब ज़ीरो यानी कि उसका एब्सोल्यूट ज़ीरो की बात कर रहे हैं, तो एब्सोल्यूट ज़ीरो के बारे में भी आपने पढ़ रखा है कि जब एब्सोल्यूट ज़ीरो हो जाता है ना, तो उस वक्त इंट्रॉपी जो होती है ना डेल्टा एस, वो तकरीबन ज़ीरो हो जाती है, यानी उसमें से रैंडमनेस ख़त्म हो गया, यानी उसके पार्टिकल बिल्कुल परफेक्टली एक दूसरे के साथ अलाइन होंगे, इलेक्ट्रॉन तो फिर वहाँ पे मौजूद ही नहीं ना होंगे मूवमेंट के लिए, फ्री मूवमेंट के लिए, इसलिए वो इंसुलेटर बन जाएगी। तो वो क्या हो सकती है, वो आयनिक बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में देखें बहुत आसान क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने स्टार्ट में बोला था कि तकरीबन ना 50% जो था ना वो FSC बेस ही था, कॉन्सेप्ट वही थे, ठीक है। फॉर द रिएक्शन A+B मिल रहे हैं, वो C+D बना रहे हैं, और ये जो है ना ये दोनों तरफ है, यानी इक्विलिब्रियम के ऊपर हैं दोनों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। देखें A एंड B इक्वल टू C एंड D, यानी दोनों की कंसनट्रेशन तो इक्वल नहीं हो सकती इक्विलिब्रियम के ऊपर, ठीक है, ये कोई कंडीशन नहीं है इक्विलिब्रियम के ऊपर। AB इज़ ट्वाइस दैन CD, ये भी कोई कंडीशन नहीं है कि B डबल होगा एज़ कम्पेयर टू C+D, ठीक है। AB एंड CD प्रेजेंट एट डिफरेंट कंसनट्रेशंस, AB और CD जो हैं वो प्रेजेंट होंगे एट डिफरेंट कंसनट्रेशन, तो ये बात लॉजिकली भी है कि डिफरेंट कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होंगे। मे बी ये 40% हो, दोनों मिलके टोटल का बनाते हों, ये 60% हो, किसी भी कंसनट्रेशन में हो सकते हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ Kc इज दिस फॉर दिस रिएक्शन, ये भी इक्विलिब्रियम के ऊपर है, ठीक है। तो Kc की वैल्यू हमने पढ़ रखा है ना कि ये किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। Kc डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यील्ड के, यील्ड मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। और Kc जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है, Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है तो रिएक्शन हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे Kc की वैल्यू 2.5 दी हुई है उसने, ठीक है। तो कहता है कि ये रिएक्शन क्या होगा, बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैव इक्वल कंसनट्रेशन, कंसनट्रेशन तो इक्वल होती ही नहीं है ना। रिएक्शन लाइज एट राइट, रिएक्शन इधर होगा
सॉरी इधर होगा या इधर होगा। देखिए नंबर ऑफ़ मोल कैलकुलेट कर लें, 4 इधर हैं तो 2 इधर हैं, तो ज़ाहिर सी बात है जिधर कम है ना रिएक्शन उस तरफ ही जाता है। रिएक्शन लाइज एट लेफ़्ट, तो रिएक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन जाने का मतलब है कि उसका केसी अच्छा है, केसी अच्छा है मतलब उसकी प्रोडक्ट ज़्यादा बन रही है। और वैसे भी लॉजिकली देखें तो इधर नंबर ऑफ़ मोल कम है, इधर ज़्यादा इधर कम है, तो रिएक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड जाएगा, यानी राइट साइड पे होगा रिएक्शन। आई थिंक सो, क्या आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे इसको। उसके बाद है जी हाई वैल्यू ऑफ के सी मीन द रिएक्शन इज़। हाई वैल्यू ऑफ के सी, फिर वही बात हमने पीछे ही कर दी है कि के सी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यील्ड के या कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन के। जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। रिएक्शन इज़ लेफ्ट, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। रिएक्शन गोइंग टू बी सीज्ड, ये भी नहीं हो सकता। रिएक्शन इज़ राइट एंड गोइंग टू बी कंप्लीट, यानी राइट साइड पे होगा रिएक्शन और वो तकरीबन कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक है, के सी वैल्यू ज़्यादा हो तो। उसके बाद है जी एट इक्विलिब्रियम द रिएक्शन इज, रिएक्शन कंप्लीटली लाइज एट लेफ्ट, रिएक्शन लाइज एट राइट, नार लेफ्ट नार राइट। देखें जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना उसके ऊपर हम कहते हैं कि रिएक्शन किसी भी साइड की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो होते हैं वो बराबर होते हैं, तो किसी भी साइड पे ये लाई नहीं कर रहा होगा। सो ऑप्शन नंबर चार्ली इज़ करेक्ट ऑप्शन। देखें कितने सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन जो वहाँ पे एक लॉजिकली या साइकोलॉजिकली प्रेशर होता है ना, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा एरर हो जाते हैं जल्दी में, या एक प्रेशर की वजह से भी हो जाता है ऐसा। तो नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन में मिली इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू, देखें हम ऐसे जब क्वेश्चन हम देखते होंगे ना बुक में या किसी जगह पे हमारी नज़र से गुजरे, तो हम सोचते हैं कि यार ये किसने पूछना है, मिली इक्विवेलेंट या पीपीबी किसने पूछना है, लेकिन देख लें हमसे पूछ लिया उन्होंने। इसलिए किसी भी चीज़ को, छोटी से छोटी भी चीज़ हो ना, उसको लाइट नहीं लेना। हमेशा कंपटीशन में हमको एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि कंपटीशन में जब हम जाते हैं ना तो वहाँ पे फिर ये चीज़ें मैटर करती हैं भाई। तो मिली इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू 1000 इक्विवेलेंट, ठीक है। द पीपीबी इज़ इक्वल टू पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है, ये माइक्रो ग्राम पर लीटर होता है। उसके बाद है जी इस वाली स्टेटमेंट में ना जो डाइल्यूशन फार्मूला था C1V1 इज़ इक्वल टू C2V2 वाला फार्मूला लगना था। हमें इनिशियल कंसंट्रेशन भी बताई हुई थी। अभी इसमें ना स्टेटमेंट में फ़र्क हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला फार्मूला लगा था। C1 हमें बताई हुई थी उसने, V1 भी बताई हुई थी, C2 हमने ये वाली हमने फाइंड आउट करनी थी, ठीक है, और V2 भी उसने बताया हुआ था। तो C2 सिंपली हमने फाइंड आउट करना था, जो कि करेक्टली 0.004 आता था। उसके बाद है हाउ मच सोडियम इज़ देयर इन अ सोल्यूशन विद 10 kg ऑफ सॉल्वेंट एंड कंसनट्रेशन 4 मोलर सोल्यूशन। देखें इसकी क्वेश्चन में ना इसकी डेंसिटी भी दी हुई थी, डेंसिटी इसकी 5 दी हुई थी, ठीक है, सोडियम की। तो यहाँ से गौर करना है कि डेंसिटी दी हुई हो तो सॉल्वेंट का मैस भी दिया हुआ हो, तो हमें पता है ना कि डेंसिटी इज़ इक्वल टू मैस पर वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम को एक साइड पे ले आएंगे तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से मैस ओवर डी, यानी क्या है, मैस 10 kg है, डेंसिटी कितनी है 5, तो वॉल्यूम आ जाएगा 2, ठीक है। वॉल्यूम 2 आ जाएगा। जब वॉल्यूम आ जाता है हमारे पास तो वहाँ से हम नंबर ऑफ़ मोल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मोल्स कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वॉल्यूम तो 2 आ गया ना, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मोलैरिटी के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 4, तो ये आ जाएगा 8। ये नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए हैं। नंबर ऑफ़ मोल आ जाएं तो उस वक्त हम उसका मैस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने मैस ही फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि मोल्स इज इक्वल टू किसके होते हैं, मोल इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, ठीक है। तो यहाँ से हमने मैस फाइंड आउट करना है, तो
ये मोलर मैस इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैस इज़ इक्वल टू आ जाएगा मोल कितने हैं 8, मोलर मैस इसका कितना 23 होता है सोडियम का, तो ये 23 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास 184 ऑप्शन आ जाएगा। तो दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सोडियम। उसके बाद हमने बात करनी है जी कोलॉइडल सॉल्यूशंस की। इन द एक्सपेंडेड पॉलीस्टायरीन डिस्पर्शन मीडियम इज, देखें जो एक्सपेंडेड पॉलीस्टायरीन है ना इसको सिंपली स्टायरीन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको स्टायरीन भी बोलते हैं। और याद रखिएगा कि इसमें जो डिस्पर्शन मीडियम होता है, डिस्पर्शन मीडियम वो सॉलिड होता है, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड होता है। और अगर डिस्पर्स फेज की बात यहाँ पे करें ना, डिस्पर्स फेज तो ये गैस होती है, ठीक है, और ये एक किस्म की फॉर्म होती है, ठीक है, स्टायरीन। नेक्स्ट है फोग इज़ अ मिक्सचर ऑफ, फोग लिक्विड होता है गैस में। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट pH 10 विल बी, देखें वैसे तो 25 पे 0 होती है ना, लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए हम नर्स्ट इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। ये काफ़ी लंबी कैलकुलेशन है, बस हमें अब PPSC वालों को कौन पूछे, वो पूरे एक पेज की कैलकुलेशन है जिसके बाद ये वाला हमारे पास आता है, ठीक है। ये pH 10 को लेते हैं, फिर इसका एंटी लॉग लेते हैं, एंटी लॉग लेने के बाद इसकी मोलर कंसंट्रेशन बनाते हैं, उसके बाद वो फार्मूला लगाते हैं, इतनी पूरे एक पेज की कैलकुलेशन है। फिर उसके बाद है जी हाफ लाइफ इज़ 30 मिनट्स, इसको भी कैलकुलेट करने का फार्मूला है कंप्लीट। तो ये 75 आती है कैलकुलेशन के बाद, ठीक है, और हमारे ऑप्शन में ये वाली मौजूद नहीं थी। उसके बाद है जी अगेन वही हाल, विच वन इज़ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना जो है ना ये टोटली एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, ठीक है। किसी इक्वेशन को देख के बताना कि ऑर्डर क्या होगा ये तो रट्टा लगाने वाली बात है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक इक्वेशंस हैं जो कि सेकंड ऑर्डर होती हैं। लाइक ये वाली इक्वेशन है, ये भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की है, ये वाली भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की है। अगर 2HI इधर हो और H2 + I2 बना रहे हों, यानी रिवर्सिबल ही हों ये वाले, ये भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। फिर अगर NO2 जो है, NO2 NO में कन्वर्ट हो रहा हो प्लस ऑक्सीजन बना रहा हो, तो ये भी सेकंड ऑर्डर ही रिएक्शन है। उसके बाद NO2 + F2 मिल रहे हों, NO + O3 मिल रहे हों, Cl2O की डिसइंटीग्रेशन हो रही हो, ये सारे के सारे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन अगेन वही बात है कि PPSC वाले पता नहीं क्या सोचते हैं कि इनके माइंड हैं या क्या है, लॉजिकल चीज़ पूछनी चाहिए, लेकिन इक्वेशनें दी हुई थी जी, उसमें से बताना था सेकंड ऑर्डर क्या थी, कौन सी इक्वेशन थी, और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। हीट ऑफ फॉर्मेशन नॉट ज़ीरो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर फ्रॉम द फॉलोइंग। देखें स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होती है ना वो किसी भी चीज़ की एलिमेंट की वो ज़ीरो होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप O2 बना रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन है ना, तो इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन ज़ीरो होगी, N2 की ज़ीरो होगी, F2 की ज़ीरो होगी, Cl2 की ज़ीरो होगी, H2 की ज़ीरो होगी, कोई सोडियम है सॉलिड फॉर्म में ज़ीरो होगी, पोटाशियम सॉलिड फॉर्म में ज़ीरो होगी। यानी स्टैंडर्ड अपनी स्टैंडर्ड एलिमेंटल फॉर्म में जब वो होगा ना उस वक्त जो उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी वो ज़ीरो होगी, ठीक है। आयरन सॉलिड ये भी ज़ीरो है, N2 भी H2 भी, ये सारों की ज़ीरो होती है, ठीक है। तो नन ऑफ दीज इसमें से हमारा ऑप्शन था। उसके बाद है जी सरफेस केमिस्ट्री से सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये सिंपली होता है X/M, यानी अमाउंट ऑफ द एड्जॉर्बेट दैट इज़ गोइंग टू बी एड्जॉर्ब, यानी इस तरह कह लें कि अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब ऑन एब्जॉर्बेट, ठीक है, सॉरी एड्जॉर्बेंट इज़ इक्वल टू
के पी की पावर 1/n होता है और n ग्रेटर देन 1 होता है। और इसकी डिफरेंट फॉर्म होती हैं, आपको इल्म है कि ये जो 1/Kp 1/n होता है ना, ये स्मॉल लेवल पे होता है, यानी स्मॉल प्रेशर के ऊपर होता है। जब प्रेशर हाई करते हैं तो यहाँ पे इन्फिनिटी आता है, तो ये आ जाता है Kp 1/∞ 0 होता है। तो किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो कांस्टेंट हो जाती है, यानी x/m जो है ना एट हायर प्रेशर वो कांस्टेंट हो जाती है। उसके बाद आप जितना मर्ज़ी प्रेशर बढ़ाते जाएं कांस्टेंट रहेगी, एड्जॉर्प्शन जो होगी ना कांस्टेंट रहेगी। तो ये वाला जी पोर्शन है जो कि पहली दफ़ा उन्होंने टच किया, फोटोकेमिस्ट्री। द क्वांटम एफिशिएंसी, देखें जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं ना उसकी आउटपुट को डिसाइड करने के लिए उसको नाम देते हैं क्वांटम एफिशिएंसी। अब ए फोटोकेमिकल रिएक्शन इज मेजर्ड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड एंड नंबर ऑफ फोटॉन एब्जॉर्ब्ड। ये बीटा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने कोलाइड कर रहे हैं और वो कितनी एनर्जी यानी लाइट अब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको बोलते हैं क्वांटम एफिशिएंसी। ये डिवाइड करना है, ठीक है। ये जो इतनी टर्म है ना, इतनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड ये ऊपर होगी और नीचे ये वाली होगी, ठीक है। यानी रेशो होगी दोनों की। क्वांटम एफिशिएंसी क्या होगी? रेशो होगी किस चीज़ की? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड टू द नंबर ऑफ फोटॉन एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। उसके बाद ये दो क्वेश्चन पूछे हुए थे, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच कैन कैरी आउट फोटोकेमिकल रिएक्शन। यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन करने के लिए जो हमें वेवलेंथ रिक्वायर्ड थी उसकी उन्होंने रेंज पूछी हुई थी, और वो दोनों में मौजूद दो क्वेश्चन थे इस तरीके के, और दोनों में ये वाली रेंज कॉमन थी। वैसे तो नहीं आती थी लेकिन कॉमन थी, दोनों में एक कॉमन थी, तो ऑब्वियसली फिर कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके भी इसको सॉल्व किया जा सकता था। लेकिन ये इस तर्ज के दो क्वेश्चन थे। उसके बाद है इनऑर्गेनिक पोर्शन। इनऑर्गेनिक पोर्शन में देखें जी, पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टेल्स अबाउट मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट। द कॉन्फ़िगरेशन विद दिस वन इज टेल्स अबाउट, यानी ये कॉन्फ़िगरेशन दी हुई थी और पूछा हुआ था कि ये हमें क्या बता सकती है। अबंडेंट, ये वैसे तो बनती है क्लोरीन की, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो सॉलिड, क्लोरीन तो सॉलिड नहीं है, रिएक्टिव ज़रूर है। हेलोजन बहुत, फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन क्लोरीन के ऊपर ही फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन जो है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसके नीचे ही क्लोरीन है, तो ये रिएक्टिव नेचर को शो करती है। द एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड इज, देखें जी, लेड हो गया, बेरिलियम हो गया, इसके साथ साथ जिंक हो गया या एलुमिनियम हो गया। ये चार साहिब जो हैं ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो ये Pb होगा, ये Pd नहीं होगा, Pb होगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर अल्फ़ा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है ये वाला, इसकी भी स्टेटमेंट कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं है मुझे, लेकिन मैंने ट्राई की हुई है कि थोड़ा सा आपको मैसेज कन्वे कर दिया जाए। हो भी सकता है कि गलत हो, लेकिन देखें, दी एलिमेंट्स हैव डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्पेक्ट्रम गिव द इंफॉर्मेशन। यानी स्पेक्ट्रम जो हो लेते हैं ना उसमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न जो होते हैं वो किस बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल उसको हम बोल सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन किसी एक और जगह पे मैंने देखा कि किसी ने लिखा हुआ था, मे बी वो ठीक हो, कि जो मोस्ट पैटर्न होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन का अच्छा खासा पैटर्न होता है वो किस में होता है, तो वो वहाँ पे लिखा हुआ था कि डी और पी इलेक्ट्रॉन्स में ज़्यादा होता है। तो एट सच मुझे तो इन चीज़ों का इल्म नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही थोड़ा सा ना इशू था, जो याद रखने में डिफ़िकल्टी हुई, याद नहीं रही बाद में। उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स में से देखें जी, इसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। जिंक डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी, किस वजह से जी? ड्यू टू कंप्लीट डी शेल की वजह से वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता। तो नेक्स्ट है अ कॉम्प्लेक्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 डज नॉट शो सिज ट्रांस आइसोमरिज्म, दिस वन इज कॉम्प्लेक्स।
तो इसका स्ट्रक्चर बताना था, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका होता है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लाटिनम इन दिस वन, देखें 4 लगे हुए अमोनिया, एक लगा हुआ है NO और एक लगा हुआ है ये वाला, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें आएगा। उसके बाद जी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, बहुत इजी क्वेश्चन था इसमें से। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज कंट्रोल्ड बाय नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये तो आपको इल्म है। द रिपीटेड एक्सट्रैक्शन इज मोर कम एफिशिएंसी ज़्यादा होती है ना, ये हमने अपने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वाले जो लेक्चर है उसमें भी बात की हुई है, तो ज़्यादा एफिशिएंट होती है। उसके बाद है जी टाइट्रेशन। टाइट्रेशन तो ऐसे लग रहा था कि किसी जो बनाने वाला था ना पेपर, उसका काम ही टाइट्रेशन था, जिसने इतने ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से दिए हुए थे। टू स्टेबलाइज कॉम्प्लेक्सेस इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन विच वन इज़ एडेड। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी के लिए हम क्या डालते हैं? वैसे तो बफर सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, बफर सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, लेकिन बफर ऑप्शन में नहीं था। तो अब इसमें ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं कि साल्ट भी हम डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा चीज़ का एविडेंस नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी मैंने देखी हैं, लेकिन बफर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये वाली चीज़ नहीं है। लेकिन थोड़ी थोड़ी चांसेस जो है ना ये एंटीऑक्सीडेंट के भी मिलते हैं, ताकि ऑक्सीडेशन से बचाया जा सके। लेकिन मोस्टली जो हम पढ़ते हैं वो बफर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि रेजिस्ट करता है, चेंज नहीं होने देता उसकी पीएच वगैरह। जब पीएच चेंज नहीं होगी तो मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन भी फिर नहीं होते एसिड बेस के, ठीक है। द टाइट्रेशन ऑफ कैल्शियम विद ईडीटी इज़ डन एट विच पीएच। देखें जो कैल्शियम की टाइट्रेशन है विद ईडीटी है, इसको हम बेसिक मीडियम में प्रेफर करते हैं करना, तो बेसिक पीएच पे हम ये काम कर सकते हैं। वैसे तो हमारे पास यही बेसिक था, तो आई थिंक सो कि दैट्स करेक्ट ऑप्शन कि बेसिक मीडियम में इसकी हम टाइट्रेशन कर सकते हैं। कैल्शियम के फिर ही प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, जिससे आसानी हो जाती है। उसके बाद टाइट्रेशन से रिलेटेड एक लंबा सा न्यूमेरिकल था जिसकी स्टेटमेंट का कोई इल्म नहीं है। द इक्विवेलेंस पॉइंट कैन बी फाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इक्विवेलेंस पॉइंट फाइंड आउट करना है एसिड बेस टाइट्रेशन इंडिकेटर से या रिडॉक्स से या फिनोफ्थलीन से। देखें समझने की कोशिश करनी है। देखें उसने एक थोड़ा सा ना आपको एंड पॉइंट में और इक्विवेलेंस पॉइंट में, ये हमने टाइट्रेशन के अंदर बातें की हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इक्विवेलेंस पॉइंट होता है जब नंबर ऑफ मोल जो है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड जो हम टाइट्रेंड जब डालते हैं ना, एक टाइट्रेंड होता है और एक होता है टाइट्रेंड, ठीक है। इन दोनों के जब नंबर ऑफ मोल जिस पॉइंट पे इक्वल हो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। तो इस वाली कंडीशन को तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते किसी भी इंडिकेटर से। इंडिकेटर तो हमें बताता है एंड पॉइंट के बारे में। इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट में फ़र्क है। एंड पॉइंट जो होता है ये विजुअल अपीयरेंस है कलर की, ठीक है, जिससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई रिएक्शन कंप्लीट हो चुका हुआ है, ठीक है। तो नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन आएगा। द एंड पॉइंट डिटर्मिन इन द रिएक्शन व्हेन। देखें जब हम KMnO4 का इस्तेमाल करते हैं तो कहता है कि इस टाइट्रेशन में एंड पॉइंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिसअपेयर होता है जी पिंक कलर, पोटाशियम डाइक्रोमेट का कलर जो होता है वो पिंक होता है। जब वो डिसअपेयर हो जाता है ना पिंक कलर, तो हमें पता चल जाता है कि एंड पॉइंट आ गया है। आपने टाइट्रेशन की होगी तो उसमें हम समटाइम देखते हैं ना, समटाइम कलर अपीयर होते हैं और समटाइम डिसअपीयर होते हैं। द एंड पॉइंट इन रिडॉक्स टाइट्रेशन इज डिटर्मिन्ड बाय। रिडॉक्स टाइट्रेशन करनी है तो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? फिनोफ्थलीन है। फिनोफ्थलीन क्या है? एसिड बेस इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज भी। और ये वाला जो है ना एरिक्रोम ब्लैक टी, ये कम्प्लेक्सोमेट्रिक, इसको EBT भी बोलते हैं, EBT। तो ये कम्प्लेक्सोमेट्रिक इंडिकेटर है, कम्प्लेक्सोमेट्रिक मतलब रेडॉक्स का नहीं है, तो इसमें भी नन ऑफ दीज ही ऑप्शन आएगा। उसके बाद जी क्रोमेटोग्राफी से सिर्फ एक क्वेश्चन था, द बेस्ट वेलोसिटी ऑफ H मिनिमम इन क्रोमेटोग्राफी। देखें इसका ऑप्शन जो है ना, एक इक्वेशन होती है वैन डीम्टर इक्वेशन,
ये एक्चुअली जो इक्वेशन है ना, ये बताती है हमें एफिशिएंसी ऑफ कॉलम के बारे में, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ कॉलम के बारे में। वहाँ पे ही ये बातें होती हैं इसके बारे में, नंबर ऑफ़ थोरेटिकल प्लेट्स के बारे में, नंबर ऑफ़ थोरेटिकल प्लेट्स के बारे में बातें होती हैं। तो इसने कॉन्सेप्ट दिया था, नंबर ऑफ़ थोरेटिकल प्लेट जितनी ज़्यादा होती हैं वो अच्छी एफिशिएंसी होती है। और इस इक्वेशन से एच, ये जो एच है ना, ये है हाइट, मिनिमम हाइट ऑफ द कॉलम, या किसी जगह पे एक्स एच मैक्सिमम होता है, इसका मतलब होता है मैक्सिमम हाइट ऑफ द कॉलम। लेकिन इसका मुझे आंसर जो है ना वो नहीं मिल पाया कि जो बेस्ट वेलोसिटी होती है इसका क्या चक्कर है। तो ये इंशाल्लाह कमिंग फ्यूचर में हम तलाश करने की कोशिश भी करेंगे। नेक्स्ट है जी स्पेक्ट्रोस्कोपी। कार्बोनाइल ग्रुप शो एब्जॉर्प्शन एट डैश वेव नंबर। तो 1700 के ऊपर कार्बोनाइल ग्रुप की जो है ना स्ट्रेचिंग होती है, IR में इसकी मिलती है हमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन शोज़ डैश इन NMR। तो ये ट्रिपलेट इसकी जो पीक होती है वो हमें नज़र आती है NMR में। उसके बाद मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? रिजॉल्विंग के लिए। देखिए ना, मोनोक्रोमेटर हम किस लिए, फिल्टर करने के लिए, लाइट को फिल्टर करने के लिए मोनोक्रोमेटर हम इस्तेमाल करते हैं टू गेट अ वेवलेंथ, यानी लैम्डा सिंगल वेवलेंथ, मतलब हम कोहीरेंट लैम्डा हासिल करने की कोशिश करते हैं, या ऐसी चीज़ हासिल करने की कोशिश करते हैं जो इन फेज होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर फिजिकल इंटरेक्शन फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी। तो रेडिएशन जो होती हैं हमने कितनी पढ़ी हैं, ये वाली सारी की सारी, कि रेडिएशन किसी चीज़ के ऊपर पड़ती है तो वो फिज़िकली तो टच नहीं होते एक दूसरे को, लेकिन वो हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो मतलब कौन सी ज़्यादा हैं जो मसला करती हैं डिसेंडिंग उनके कम होने का? सबसे ज़्यादा तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर मीथेन है, वाटर है। वाटर की जगह पे आप NO भी लिख सकते हैं, नॉक्स यानी नाइट्रोजन की ऑक्साइड, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे कम करते हैं, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना था। द पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मैस ट्रांसपोर्ट आर मेनली। तो ये एटमॉस्फेयर है और हाइड्रोस्फेयर है। उसके बाद है जी एसिड रेन, किसकी वजह से होती है? ये नाइट्रोजन की और सल्फ़र के ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन और सल्फ़र के। हु डिस्कवर द ओजोन फार्मेशन। ओजोन की फार्मेशन को किसने डिस्कवर किया जी? ये वाला साइंटिस्ट है। देखें लॉजिक बनती है कोई क्वेश्चन पूछने वाली। अब ओजोन की जो फार्मेशन है ना, ये मुख्तलिफ़ टाइम में मुख्तलिफ़ साइंसदानों ने इसके ऊपर अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन दी हुई है, तो बस क्या कह सकते हैं हम। उसके बाद है इंडस्ट्रीज़ में दी बाई प्रोडक्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखें बाई प्रोडक्ट हमें सल्फ्यूरिक एसिड की, यानी एज ए बाई प्रोडक्ट जो चीज़ सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है ना, वो हमें बर्निंग ऑफ फ्यूल से मिलता है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। तो ये ऑप्शन मौजूद नहीं था, सो नन ऑफ दीज ऑप्शन था इसका। द सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन टैनिंग ऑफ लेदर इज़ क्रोमियम आयन विद ऑक्सीडेशन। तो क्रोमियम 6 जो होता है वो ज़्यादा प्रॉब्लम काज करता है। तो इस तीनों में क्रोमियम 6 तो था ही नहीं, तो इसमें भी नन ऑफ दीज था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन रेड लिस्ट? मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर इन्वॉल्व्ड बीइंग इन्वायरमेंटली हैजर्डस। तो क्लोरीनेटेड वेस्टेज जो है, ये क्लोरीनेटेड गैसेस जो होती हैं या पॉलीक्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। उसके बाद है जी द रस्टिंग प्रोसेस इज़ मोर प्रोमिनेंट इन डैश प्रोसेस ऑफ पल्प मेकिंग इन पेपर इंडस्ट्री। तो ये वाला जो प्रोसेस है ना सल्फाइड का, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है इन प्रोड्यूसिंग रस्टिंग, ठीक है। तो
ऑर्गेनिक पोर्शन में देखें जी, बायर रीजेंट के बारे में पूछा हुआ था कि उसकी जो डीकलराइजेशन होती है बायर रीजेंट की, तो हम इससे अल्कीन पहचानते हैं। ये क्या है जी, जिंक के साथ रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। तो इथाइल यानी ब्रोमाइड है ना, इथाइल अल्काइल हैलाइड है कोई, यानी कि अल्काइल हैलाइड का जिंक के साथ रिएक्शन करवाना है। तो इसको हम फ्रैंकलैंड रिएक्शन का नाम भी देते हैं। और इससे हम क्या बनाते थे, अल्कीन बनती है जी इससे, ठीक है। ये डी हैलोजिनेशन है, ये डी हाइड्रो हैलोजिनेशन है, या जो भी बोल लें। जिंक जो है ना, दोनों ये वाले ले जाएगा Br, दोनों के दोनों Br को अपने साथ में ला लेगा और इससे हमें अल्कीन मिल जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। इसमें देखें, ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विद इथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड स्टैंडिंग फॉर एन R द प्रोडक्ट विल बी। देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है ना सॉरी, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है वो है बेंजीन के ऊपर। और एक और बात याद रखिएगा कि ये जो इथाइल क्लोराइड के थे ना, ये 3 मोल थे, इसके क्वेश्चन में मेंशन था इसके 3 मोल लेने हैं। तो पहली बात तो ये है कि 3 मोल इसके लेने हैं इथाइल क्लोराइड के। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, इथाइल क्लोराइड। जब ये मिलेगा, सबसे पहले इसकी अल्काइनेशन होगी तो टॉप पे आ जाएगा इथाइल, ठीक है। अब ये जो इथाइल है ना, ये जो इथाइल है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। वैसे मिथाइल भी होता है, इथाइल भी है, ठीक है। अब आगे चलना है। अब 2 मॉलिक्यूल और हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ये रिंग को एक्टिवेट करते हैं। जब रिंग को एक्टिवेट करते हैं तो इनको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को, इनको हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी बोलते हैं। तो इसमें चेक करें तो ये ऑर्थो है, ये मेटा पोजीशन है, और ये वाली क्या है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। अब देखें 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 पे लगाना एक 2 और 4, ट्राई इथाइल बेंजीन जो बनेगी हमारे पास 1 2 4, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। टॉलिन इज कन्वर्टेड टू बेंजल्डिहाइड बाय ट्रीटिंग विद क्रोमाइल क्लोराइड, दिस वन इज एटार्ड रिएक्शन। एक तो ये वाला जो है ना हमारे पास बेंजीन से रिलेटेड ही था कि इसमें डीलोकलाइज्ड स्टेट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, ये भी समझ लें। आपके लिए क्वेश्चन है, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा अगर आपको मिले तो। मैंने तो काफ़ी इसके ऊपर सर खपाई की है लेकिन मुझे नहीं मिला, लेकिन ऑब्वियसली होगा। तो अगर आपको मिलता है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बाय हीटिंग बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड द प्रोडक्ट विल बी इलेक्ट्रॉन स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री में भी बहुत सारे नहीं, मतलब एक कन्फ्यूजन चल रही है। कुछ का मानना है कि क्वेश्चन में ये था, कुछ का मानना है कि क्वेश्चन में ये था 1,3 डाइब्रोमोप्रोपानॉल था, और कुछ का मानना है कि ये था, ठीक है। अगर तो हो ना 1,2 डाइब्रोमोप्रोपानॉल, तो ये देखें हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं। प्रोपानॉल मतलब 3 कार्बन है, ठीक है। प्रोपानॉल यानी कि अल्कोहल है कोई, इसके ऊपर ही अल्कोहल है। 1 2 है तो इसका मतलब कि 1 के ऊपर भी ब्रोमीन है। इधर से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, 1 और 2 के ऊपर क्या है, ब्रोमीन लगी हुई है। अब देखें अगर हम इसका गौर करते हैं तो इधर हाइड्रोजन लगा होगा, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, और ये ओवरऑल ग्रुप सारे का सारा डिफरेंट है। तो इट्स मीन कि ये एक कायरल कार्बन है। इसी तरह जब हम इसकी बात करेंगे इस कार्बन 2 की, तो इधर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, H3 लगे हुए हैं इसके ऊपर। ये ओवरऑल सारे का सारा ग्रुप और है, ठीक है, ये और है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगी, मतलब ये इसके साथ भी 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। तो यानी कि 2 एसिमेट्रिक कार्बन हैं
इन केस ऑफ 1,2-डाई-ब्रोमोप्रोपानॉल। लेकिन इसके केस में यानी अगर जब 2-3 लेंगे तो फिर एक ही आएगी, ठीक है, तो कीप इन माइंड। उसके बाद है जी द नेम ऑफ विटामिन B2। B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं कि स्टेटमेंट में कुछ नहीं था। सो नन ऑफ दीज। विच इंजाइम इज अबंडेंट इन जर्मिनेटिंग सीड्स। तो लाइपेज होता है जो अबंडेंटली पाया जाता है। उसके बाद आयरन, आयरन में हेमोग्लोबिन होती है जी। द न्यूक्लियोसाइड इज कंपोज्ड ऑफ, इसमें भी प्रॉब्लम था। वैसे तो हम पढ़ते हैं ना कि उसमें एक फास्फेट होता है न्यूक्लियोसाइड में। मेरे ख्याल में ना ये जो मैं बात करने लगा हूँ, फास्फेट हो गई या बेस हो गई या क्या बोलते हैं शुगर होगी, ये तीन इकट्ठी जो चीज़ें ना, ये पूरे के पूरे डीएनए में इसका अरेंजमेंट होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि न्यूक्लियोसाइड पूछ रहा है तो इसमें ऑब्वियसली एक बेस होगी और एक शुगर होगी, एक बेस होगी और एक शुगर होगी। सो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। द बेस प्रेजेंट इन दिस बट नॉट इन दिस। जब हमने डीएनए की बात की थी ना, हमने कहा था कि सी टैग के नाम से इसको याद रखना है। जब इसकी हमने बात की तो हमने कहा था सी टी की जगह पे यू लिख लेना है क्योंकि यूरेसिल होता है। अब इसमें मुझे बताएं कि आरएनए में प्रेजेंट हो वो यूरेसिल होना चाहिए था, तो यूरेसिल ऑप्शन में नहीं था। सो नन ऑफ दीज। उसके बाद जी डाइल्स एल्डर रिएक्शन बिटवीन 1,3 पेंटाडाइन एंड मिथाइल एक्रिलेट विल गिव। तो नन ऑफ दी, इसका ऑप्शन जो था ना नन ऑफ दीज था, जो एक्चुअल प्रोडक्ट देता है वो तो मौजूद नहीं थे। द आइसोमर्स डिफरिंग इन कॉन्फ़िगरेशन ओनली एट 1 कार्बन आर, इनको हम एनोमर्स बोलते हैं, और वो जो कार्बन होती हैं उनको हम एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। द स्पॉनिफिकेशन ऑफ सोप इन कोल्ड प्रोसेस, इस कोल्ड वर्ड ने भी कुछ लोगों के ये क्वेश्चन गलत किया, क्योंकि हम सिंपली पढ़ते हैं ना कि स्पॉनिफिकेशन हम किसी बेस की मौजूदगी में कर लेते हैं, अल्कली की मौजूदगी में, लेकिन कोल्ड प्रोसेस में कह रहा था कि भाई किससे करते हैं, तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन डेका पेप्टाइड, 9 बॉन्ड होते हैं जी। डेका से तो लग रहा था 10 होंगे, लेकिन नहीं जी, एक कम होता है। विच वन हैज़ नॉट कॉन्जुगेट प्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स भी कॉन्जुगेट है, फास्फोप्रोटीन्स भी कॉन्जुगेट है, मेटालोप्रोटीन्स भी कॉन्जुगेट है। सो नन ऑफ दिस इज करेक्ट ऑप्शन। द कैल्शियम सोडियम नाइट्रेट सल्फेट इन आवर बॉडी आर कॉल्ड, इनको मिनरल्स बोलते हैं जी। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन आवर बॉडी इज, वो कैल्शियम होता है, देखिए ना बोन ऐश कैल्शियम फास्फेट होती है, तो वो कहते हैं कि 80% बनाती है, तो कैल्शियम ज़्यादा होता है ह्यूमन बॉडी। उसके बाद जी मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है वो एंजाइम कैटालाइज करते हैं। तो बेसिकली मैंने कोशिश की है कि ना जल्दी से थोड़ा सा बता दिया जाए चीज़ों को, फिर भी थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ये है कि अगर आपने फ्यूचर में स्टडी करनी है या आपका इरादा है कि हमने लेक्चरर के लिए तैयारी करनी है, तो कीप इन माइंड किसी चीज़ को भी लाइट नहीं लेना। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इल्म है कि इस सारे पेपर में अगर 83 हमने डिस्कस किए हैं तो इसमें कम अज़ कम 50 ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी वीडियोज़ में ही मौजूद हैं। तो अल्लाह का करम है, मैंने मैक्सिमम कोशिश की हुई है कि कंटेंट अच्छा दिया जाए, लेकिन फिर भी मैं एक ओवरऑल बात करने लगा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि, याद रखिएगा मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में आपको ये बात बताता हूँ कि 4 या 3 मंथ ये आप पक्के तैयारी करें, और ऐसे करें जैसे इत्काफ़ नहीं बैठते, उस तरीके से जब तैयारी करेंगे ना तो फिर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम इनका टेस्ट क्लियर कर पाएँ। देखें
हर दफ़ा वो एंगल चेंज कर लेता है। उनको भी इल्म है कि बच्चों ने पेपर इस दफ़ा देखा है तो बच्चे तो इन टॉपिक्स को अब हार्डली लेंगे, इनके ऊपर सर खपाई करेंगे, लेकिन वो स्ट्रेटेजी चेंज कर लेता है। इसलिए हमें भी उसी अंदाज में पढ़ना होगा। हमें चाहिए कि हम मैक्सिमम रीडिंग करें। देखें, अब केमिस्ट्री के ऊपर मुख्तलिफ़ किताबें हैं तो दर्जनों के हिसाब से ऑथर भी हैं उनके। तो हर टीचर, हर प्रोफेसर जो होता है उसका इंटरेस्ट किसी बुक को पढ़ने का होता है, किसी का पढ़ने का होता है। इसलिए मैक्सिमम कोशिश करें कि मैक्सिमम जगहों से आप स्टडी करें, मैक्सिमम बुक रीडिंग करें। लेकिन नो डाउट आपके पास अथेंटिक बुक्स होनी चाहिए जो कि आपको अच्छे से याद हों। उसके अलावा फिर आप अपनी फर्दर रीडिंग करते रहें। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमने वीडियोस बनाई, हमने नोट्स बनाए, फिर हमने आपको बताया कि यार सनाउल्लाह साहब की अच्छी बुक्स हैं, फिर हमने पियर्सन का बताया, फिर हमने बीएस बाल का बताया। तो ये चीज़ें अच्छी थीं और अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ोटो केमिस्ट्री में जो 3 क्वेश्चन है ना, 3 क्वेश्चन, ये बीएस बाल का फ़ोटो केमिस्ट्री का आप चैप्टर खोल लें और उसके पहले 2 पेज पढ़ लें तो आपको तीनों क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्वांटम एफिशिएंसी और वो रेंज वाला। तो बात करने का मकसद ये है कि मैक्सिमम रीडिंग करें, 4 से 3 मंथ दें इनको, रीडिंग करें। रीडिंग करने के बाद मैक्सिमम कोशिश करें कि उसकी एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस डिफरेंट बुक्स से जितनी भी आपको अवेलेबल हैं उससे आप बेहतरीन अंदाज में रेडी करें। और मैं एक ख़ास बात बताऊं आप लोगों को, मैं ड्यूरिंग ये जो पेपर मैंने पूरे का पूरा आपको बताया है, इसकी जो आंसर की है, इसको करेक्ट करने के लिए या इसको वेरीफाई करने के लिए मैंने मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स तक गया हूँ। और मैंने सच बात बताऊँ तो मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स में एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट देखी हैं जो कि हमें पेपर में पूछी हुई हैं। इसलिए गूगल का भी सहारा लें, मैक्सिमम गूगल से भी तैयारी करने की कोशिश करें, गूगल की चीज़ें भी। यानी बात करने का मकसद ये है कि एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है ना आपने, तो अच्छी बुक्स की प्रैक्टिस करें और गूगल से भी ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो बाकी अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। हार्ड वर्क अगर हम कर रहे हैं ना तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे हक़ में बेहतरीन फ़ैसले भी करेंगे और हमारे लिए बेहतरीन कोई ना कोई क्या बोलते हैं, कोई सोर्स बनाएंगे अच्छा। बाकी ये है कि हम इंशाल्लाह 31 या 30 से फरवरी से, ठीक है, 31 तो जनवरी होगा, लेकिन 1 फरवरी समझ लें कि इससे हम जो है ना अपना बैच नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करने लगे इंशाल्लाह, जिसमें मैक्सिमम चीज़ें होंगी। हमारे तकरीबन 40+ के करीब जो हैं वो होंगे असेसमेंट्स और टेस्ट वगैरह होंगे, और उसमें 50 के करीब जो हमारी वीडियोस होंगी। तो बाकी इंशाल्लाह आपको इल्म है कि अगर मेल की मैं बात करूं तो 50% पेपर जो है हमारे वीडियोस और नोट्स में मौजूद है। और जब मैं बात कर रहा हूँगा ना, इंशाल्लाह मैं कल या परसों डिस्कस करूँगा जब फ़ीमेल का पेपर, तो उसमें 70 to 80% जो है ना वीडियोस और नोट्स में मौजूद है। इसलिए इन चीज़ों को लाइट ना लिया करें। अगर आप ऑनेस्टी के साथ चलना चाहते हैं तो स्टडी करें, मैक्सिमम हार्ड वर्क करें। हार्ड वर्क ही मेन चीज़ है। मैं पिछले 6 माह से बोलता आया हूँ, स्टडी करें, स्टडी करें, स्टडी करें, पेपर होगा, पेपर होगा, पेपर होगा। लेकिन लोगों ने मुझे मैसेज कर करके कहते थे सर आप झूठ बोलते रहते हैं, नहीं पेपर होना है, ये होना है, वो होना है। तो फिर देख लिया ना तमाशा, हो भी गया 10 दिन में। मुझे इतने मैसेजेस आए हैं ना, मुझे पिछले 6 महीने में भी नहीं आए, मतलब इतना प्रेशर था। फिर देखे ना, अचानक जब आन पड़ती है सर पे तो हम भागना शुरू करते हैं, सर मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। लेकिन जब टाइम होता है तो उस वक़्त कोई केयर नहीं करता। इसलिए चीज़ों को टाइमली लें, फिर ही प्रेशर कम होगा। तो बाकी अल्लाह ताला आसानी करें। इसमें हो सकता है मतलब ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं, मेरे कॉन्सेप्ट में कोई कमी हो सकती है, जो मतलब आपको लगता है आप ज़रूर नीचे मेंशन भी करें। तो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।